चलेगा प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आपका बिहार एसएससी के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 है, याद रखिएगा। आपको हमेशा नया नया प्रैक्टिस सेट करवाता है बिहार एसएससी का। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसका प्लेलिस्ट और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाता है। प्लेलिस्ट बन जाता है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उसे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे, होली विद्रोह, वो सही लगाएंगे। संथाल विद्रोह की अगर पूछा जाए कि शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1855 से लेके 1856 में हुआ था। इसकी शुरुआत याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू का नाम आता है विद्रोह करने में, ठीक है, याद रखिएगा शुरुआत करने में। और सबसे बड़ी बात कि संथाल विद्रोह भागलपुर से शुरू हुआ था बिहार के, और राजमहल झारखंड में जाके समाप्त हुआ था, मतलब वहां से वहां तक का फैला हुआ था, ये समझिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे। कैसा लग रहा है ये प्रैक्टिस सेट, ये बताइएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट दूसरा देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अगर आपसे पूछे कि बंगाल का नवाब कौन था, तो आप याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए। आपके पास टाइम दिया जा रहा है, जवाब देंगे। और याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसमें याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मीर जाफर, वो सही लगाएंगे। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे, ज़्यादा जानकारी देने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बस उतना ही देंगे जो क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना की बात हो, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बता दीजिएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1873 में हुआ था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखिएगा ज्योतिबा फूले ने स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इंडिया अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है, जिसकी रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको अगर जवाब चाहिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल नाम ही है इनका, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक है जिसका रचयिता है वैलेंटाइन चिरोल। चलिएगा यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा, यह गीता लेखक है कौन, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक है कौन है, ये बताना है। तो इस पांचवें प्रश्न का जवाब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गीता रहस्य की अगर बात हुई तो अपने बाल गंगाधर तिलक को याद करेंगे। किसे याद करेंगे? अपने बाल गंगाधर तिलक को याद रखेंगे। ये जो पुस्तक लिखा गया है मंडेला जेल में लिखा गया है, याद रखिएगा। मंडेला जेल कहाँ है मैं बता चुका हूँ, बताइएगा। देखिए छठा प्रश्न, छठा क्वेश्चन क्या है कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। कौन आया था ये बताइएगा। समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो और कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। किसने? पुर्तगाल ने किया था, याद रखिएगा। प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? तो 1503 में खोला था, कोच्चि में खोला था। कहाँ खोला था? कोच्चि में खोला था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा केंद्र अगर आपसे पूछे, समुद्रिक व्यापारिक केंद्र अगर पूछे कि दूसरा कब खोला था, तो 1505 में, 2 साल बाद, याद रखिएगा, जो कि कन्नूर में खोला था। कहाँ खोला था? कन्नूर में। बस इतना ध्यान रखिएगा, आर्यवाच को इग्नोर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, बताइएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, ठीक है।
तो इसका आंसर है 7वां प्रश्न का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसमें एनी बेसेंट को चुना गया था, याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था एनी बेसेंट को, याद रखिएगा। कौन? एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, किन्हें? एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 8वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न का है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किया गया था, यही सवाल है। तो परमहंस मंडली की स्थापना बताइए किसके द्वारा किया गया था, यह सवाल बहुत ही बार बना हुआ। चलिए इसका जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, दादा दोबा पांडुरंगा हैं, याद रखिएगा। दादा दोबा पांडुरंगा हैं, याद रखिएगा। यह महाराष्ट्र में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और कब किया गया इसकी स्थापना? डेट इसका याद रखिएगा 1849 में, याद रखिएगा। 1849 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो दा दोबा पांडुरंगा थे, याद रखिएगा। और एक और है मेहता जी दुर्गा राम हैं, याद रखिएगा। दोनों मिलके किए थे। ठीक है, मेहता जी दुर्गा राम। ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में क्या है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाजीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाजीपुर, ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1938 में? ठीक है, बताइएगा। तो याद रखेंगे उस समय जब 48 39 की बात होगी तो अपने सुभाष चंद्र बोस को याद करिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। जो ऑप्शन नंबर ए लगाए वो सही लगाए, याद रखिएगा। अध्यक्षता किए थे। हाजीपुर कहने का मतलब बिहार वाला हाजीपुर नहीं, ये गुजरात वाला जीटी वाला हाजीपुर, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे, चलेंगे कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है। ठीक है, कल्पसूत्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है भद्रबाहु, उन्होंने सही लगाया है, याद रखिएगा। ठीक है, भद्रबाहु, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा दिए थे, यही भद्रबाहु दिए थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां प्रश्न है, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था, यह सवाल है। तो सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था, यह बताना ही 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 326 ईसा पूर्व में किया गया था, याद रखिएगा, सिकंदर के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएंगे आगे। ये मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सिकंदर से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे 12वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था। तो कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ये बताना है आपको। आराम से बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर का जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, भाग दूध कहते हैं, याद रखिएगा। ये उत्तर वैदिक काल के कर संग्रह का नाम था, याद रखिएगा, जिसे भाग दूध कहते हैं नामक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, बताइएगा। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस अंग्रेज का नाम बताइए, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए, उस वायसराय का नाम बताइए। ठीक है, तो उस वायसराय का नाम था वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। किसका? वारेन हेस्टिंग का नाम है, याद रखेंगे। 14 प्रश्न, हरिजन सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हरिजन सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। तो हरिजन संघ जो संघ खुला था या जो भी था, एक चीज याद रखिएगा, हरिजन तो महात्मा गांधी भी उससे संबंधित है, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना है। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, घनश्याम दास बिरला थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुई एका आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब एका आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, अवध प्रांत में हुआ था, 1921 में हुआ था। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, बताइएगा कौन होगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, तो 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए होगा, मदारी पाशी होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? मदारी पाशी, याद रखिएगा। नाम था, याद रखिएगा। जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, याद रखिएगा, एक आंदोलन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसान के हित के लिए चलाया गया था, याद रखेंगे। चलिएगा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न की अगर बात करें, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? बताइएगा, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, याद रखेंगे। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था ये पता है? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के दिन अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक की मुंबई में मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने जाने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत किया गया था ये बताइएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1990 मतलब 1900 याद रखिएगा, मतलब 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। 18वां प्रश्न की अगर बात करें, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? अभिनव भारत के किस सदस्य को, बताइएगा, को बम बनाने के लिए, जो बम बनाने की कला सीखना था, पेरिस भेजा गया था, वो व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो आपको बताना है, तो उस व्यक्ति का नाम ऑप्शन नंबर बी, याद किया, PN बापट है। क्या नाम है इनका? बापट नाम है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, भेजा गया था, याद रखिएगा। अभिनव भारत समिति, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वो और कोई नहीं, गणेश दामोदर सावरकर थे, ये ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? देशी रियासतों के लिए किया गया था, ये बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सही लगाए हैं, वाटर समिति, याद रखिएगा। वाटर समिति जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। जो कि इस समिति का गठन अगर पूछे तो 1927 को, याद रखिएगा। ठीक है, काबुल में हुआ था। काबुल कहाँ है बताइएगा? तो काबुल जो है आपका अफगानिस्तान में है, याद रखेंगे। काबुल में जाके भारत सरकार का एक गठन बना था, याद रखेंगे। चलिएगा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे भारत में पहला आमरण अनशन, ठीक है, बताइएगा, प्रारंभ किए थे। तो बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा, यह है ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किए थे, याद रखिएगा। किसके विरुद्ध? सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। बढ़िया से देखिए 21, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया गया था? बताइएगा, प्रथम सरकार का गठन किया गया था। लीजिए, इसी को घुमाया है क्वेश्चन को, जो आप अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े थे बताइएगा? कौन सा अभी पढ़े थे? 1915 में, याद रखिएगा, 1915 वाला पढ़े थे। 1915 में जो हुआ था कि क्या हुआ था बताइएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए वो सही दिए। इसे दोबारा क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है ये बताइएगा। तो कलहन की पुस्तक का नाम आप जानते हैं रजत तरंगनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रजत तरंगनी जो है ये आप याद रखिएगा, कलहन की पुस्तक है, जो कि कश्मीर के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये भी जान लीजिए, उपन्यासकार कर सकते हैं। ठीक है, और ये कश्मीर पर लिखा हुआ पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिएगा 23 की अगर बात करें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कुंडलग्राम याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। अगर मेरा कला का साहित्य का वीडियो देख रहे हैं वन लाइनर, उसमें ये क्वेश्चन क्लियर था, अगर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। 24वां प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता है? बताइएगा कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो कि संगीत और नृत्य को विरोध करता है, ये बताइएगा। तो वो और कोई नहीं, नक्शबंदी करता है, याद रखिएगा। नक्शबंदी जो है विरोध करता है, याद रखिएगा। जो कि इसकी नक्शबंदी की स्थापना करने वाला कोई और नहीं, ख्वाजा उबेदुल्ला, याद रखिएगा। क्या नाम है? उबेदुल्ला नाम है, याद रखेंगे। चलिएगा 25 की अगर बात करें, 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? कौन ऐसा राजा था जो कि बतापी कोंड की उपाधि धारण किया था? अगर मेरा चोल वंश का और मतलब साउथ इंडिया का हिस्ट्री अगर मेरा वीडियो देखे होंगे ऑनलाइन में, तो 100% आप टिक लगा सकते हैं, देख लीजिए। तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम थे, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाए वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम है, याद रखेंगे। चलिएगा 26वां प्रश्न की अगर बात करें तो शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? बताइएगा। कछवाहा के राजा जय सिंह के बीच और शिवाजी के बीच पुरंदर की एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम बताइएगा और कब हुआ था, ये बताइएगा। देखिए पुरंदर की संधि तो आप जान गए, ठीक है। कब हुआ था ये सवाल बनता है, तो याद रखिएगा वो 22 जून 1665 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 22 जून ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 22 जून 1665 है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो 22 जून 1665 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। 27वां प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए आत्मकथा लिखने वाला बाबर एकदम निश्चित है, ठीक है, लेकिन जहांगीर है कि नहीं ये आपको पता करना होगा। तो एजस बाबर और जहांगीर जो है खुद अपनी आत्मकथा लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। 28वां प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी नाम है, नाम से कविताओं की रचना की? गुलरुखी नाम है, याद रखिएगा, से कविताओं की रचना की है। अब बताइएगा इस ऑप्शन में कौन किया है, ये बताइएगा। उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी है, याद रखिएगा, ठीक है। गुलरुखी नाम है, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिकंदर लोदी का अगर शासनकाल अगर देखा जाए तो 1489 से लेके 1517 तक है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा, ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, आपको देखना है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे है, ये पूछ रहा है। नदी के किनारे की बात हो रही है, तो हड़प्पा रावी नदी की बात हो रही है। तो 1 का 3 है, जिसमें 1 का 3 है, तो ये तो सी और डी तो कट गए। अब बानावली की अगर बात करें, बानावली जो हड़प्पा का जो हिस्सा है, बताइएगा वो किस नदी के तट पे है? तो बानावली रंगोई का नाम सुने हैं, 1 का 4 है, बी का मतलब 4 है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी आप जानते हैं, लोथल जो है भोगवा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे आप 30वां प्रश्न देखिएगा। 30वां प्रश्न क्या है कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य बताना है, ठीक है। असत्य में देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है यूरेशिया था, ये सही है, ठीक है, यूरेशिया था, ये सही है, जो अल्पास पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था, एकदम सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, ये भी सही है, लेकिन
यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आप है ध्यान से देखिएगा, यही गलत है, क्योंकि कृषि तो था लेकिन ये पशुपालन ज़्यादा करते थे और गाय का ये ज़्यादा महत्व देते थे, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए। और ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन असत्य पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 31वां प्रश्न है पंच परमेश्वर परियोजना। ठीक है, पंच परमेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, पंच परमेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है, ये बताइएगा। संयुक्त परियोजना है ये बताइएगा। तो 31वां प्रश्न की अगर बात करें तो पंच परमेश्वर की अगर बात करें तो भारत और नेपाल को याद करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है यूटी में पड़ता है भारत का, मतलब उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और ये भारत एवं नेपाल का संयुक्त नदी परियोजना है, याद रखिएगा। तो भारत और नेपाल, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा यहाँ पे 32वां प्रश्न है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है, बताइएगा। इस ऑप्शन का जवाब देंगे, किस राज्य से है बताइएगा मेरे दोस्त, अच्छे से सटीक जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 75 आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न की अगर बात करें निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पे क्या होता है कि गलती बहुत होते हैं, यही दिक्कत होता है। तो बताइएगा 33वां प्रश्न का जवाब। तो याद रखिएगा मेसर कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है, रोबस कप है, डूरंड कप है, और ये तो इनमें से सभी होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलेंगे आगे। 34वां प्रश्न की अगर बात करें तो ओलंपिक ध्वज, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, बताइएगा। किस वर्ष फहराया गया था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में फहराया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम याद रखिएगा बेल्जियम में हुआ था, जो कि 1920 में फहराया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वज का निर्माण करने वाले पियर थे, याद रखिएगा। पियर का नाम आता है, याद रखिएगा। कौन पियर थे? तो वे रोन पियर थे, याद रखिएगा। ठीक है, पियर बैरोन पियर डी नाम है इनका, याद रखिएगा। बताइएगा कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। बाघ संरक्षण संबंधित है, याद रखिएगा। बाघ से संरक्षण संबंधी है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ से है। चलिएगा 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न में क्या है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। तो विश्व वानिकी दिवस अगर पूछ दे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, 21 मार्च। जो 21 मार्च लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। 41 भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्या, बताइएगा। जिसका नाम क्या है ये बताएंगे, इसका नाम बताइएगा। तो याद रखिएगा 41 की अगर बात करें इसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रम एस होगा, याद रखिएगा। तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित जो रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया उसका नाम है विक्रम एस है, याद रखेंगे। चलिएगा 42वां प्रश्न की अगर बात करें निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया, बताइएगा। कुआफू 1 लॉन्च किया गया किसके लिए? तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से शुक्र के लिए तो नहीं, चंद्रमा के लिए नहीं, क्षुद्र ग्रह के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे सूर्य के लिए वो सही लगाएंगे। 43 की अगर बात करें गरुड़ सेवन युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है, बताइएगा। गरुड़ सेवन की अगर बात करें युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा जवाब है। तो याद रखिएगा भारत इंडोनेशिया थल सेना की अभ्यास नहीं थी,
देखिए भारत फ्रांस का था लेकिन थल सेना का नहीं था। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, भारत फ्रांस वायुसेना का अभ्यास था, याद रखिएगा। ठीक है, गरुड़ सेवन। 44 की अगर बात करें तो हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नियुक्ति की गई थी हाल ही में, जो कि आपको ये अपडेट जो है जो एडिटोरिया का है, जो कि आपको बहुत ही सटीक क्वेश्चन बनाता है, याद रखिएगा। तो बताइएगा, ये बताना है आपको, ये स्टैटिक्स में रखना है इसको, ठीक है, स्टैटिक्स क्वेश्चन में याद रखिएगा, स्टैटिक्स में रखना है क्योंकि ये करंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट तो अभी आएगा तो करवाएंगे, 24 का तो करंट आएगा तो करवाएंगे ही, है ना। अब इसलिए ये स्टैटिक्स में रखिएगा इसे। तो बताइएगा, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा। ये समझिए, ये एडिटोरिया का पता नहीं क्या है, इनमें से कोई नहीं है ये नहीं है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, नहीं तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा। कोई नहीं है मतलब गिरधारी अरमाने भारत के रक्षा सचिव हैं। डॉक्टर केपी अश्विन, क्या यही है? क्या अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त है, क्या ये है? ऐसा कुछ नहीं है। अनुपम चंद पांडे थे चुनाव आयुक्त, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये तो समझिए क्वेश्चन को हटा दीजिए, इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिएगा 45 का देखिए, फीफा अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है, बताइएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, इस कथन के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए 11 से 30 अक्टूबर, ठीक है, 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में रखिएगा, ठीक है, ये सब स्टैटिक जीके में याद रखेंगे। तो हाँ, एकदम सही था। यहाँ पे देखिए कि भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, एकदम सही है। तो ए और 2 तो सही है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, याद रखिएगा। ठीक है, भ्रूण किस में पाया जाता है, ये बताइएगा। 46 की बात करते हैं, भ्रूण किस में पाया जाता है, ये बताइएगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। भ्रूण बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे, बहुत ही सटीक जवाब है, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 में है। आगे चलेंगे 47 की अगर बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है, मतलब mRNA का क्या कार्य है, ये पूछ रहा है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा राइबोसोम तक ले जाना, ये भी गलत है, अमोनियो एसिड को राइबोसोम तक, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। एक जीन के प्रवर्तक क्षेत्र को जुड़े रहना, ये भी सही नहीं है। हाँ, ये सही है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण से बात हो रही है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य किया या कार्य करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 48 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरस की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर संरचना है, याद रखिएगा। क्या है? तो सेलुलर संरचना है, याद रखिएगा। क्या है? सेलुलर संरचना है, याद रखिएगा। चलेंगे 49 की अगर बात करते हैं, 49 में है कि जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। तो जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या माना जाता है, ये बताइएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 50 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन में है कि थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है, बताइएगा। थायराइड ग्रंथि जो है में विकृति किसकी कमी के कारण होती है, ये बताइएगा। तो हम जानते हैं कि आयोडीन नहीं खाएंगे तो थायराइड की जो है कमी से, थायराइड तो होना ही है ना, आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। इंसुलिन है, क्या है, ये बताइएगा। इंसुलिन क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। तो इंसुलिन जो है
बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, प्रोटीन है, इंसुलिन है। क्या है? प्रोटीन है, याद रखिएगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग है, याद रखिएगा, उसी को प्रभावित भी करता है, याद रखेंगे। 52 की अगर बात करें, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, क्या है बताइएगा। बताइएगा। 52 की अगर बात करें, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकर्ण है, क्या है? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। 52 की बात करेंगे तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो सही दिया है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड याद रखिएगा, इंफ्रारेड बोलते हैं, याद रखेंगे। मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द का उपचार में किया जाता है, याद रखिएगा, ये विकिरण दिया जाता है। ओकोजीन संबंधित है, ओंको ऐसे बोला जाता है, ओकोजीन भी बोल सकते हैं, संबंधित है किससे? देखिए, ओकोजीन की अगर बात करें तो ये जो है कर्क रोग से है, याद रखिएगा। किससे है? कर्क रोग से। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाए टिक वो सही लगाए, याद रखिएगा। चलिएगा 54 की अगर बात करें तो 54 में क्या है? यू यूकैरोटिक यूकैरोटिक कोशिका में हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, बताइएगा। यूकैरोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, ये बताइएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पेरोक्सीसोम है, याद रखिएगा। क्या है? पेरोक्सीसोम है, याद रखिएगा। देखिएगा 55वां प्रश्न, 10⁻⁶ के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग मतलब कौन सा है बताइएगा, प्रयुक्त होता है, बताइएगा। 10⁻⁶ है तो क्या बताइएगा? किलो, मेगा, किलो, मिली, टेरा बताना, मतलब संकेत बताना है क्या होगा। तो मेगा कहलाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिएगा 56, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? चलिएगा बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। जैसे ही स्टेट होगा मतलब रोक देगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। और जैसे ही थर्मामीटर की बात होगी, मीटर की बात होगी, तो तापमान को मापेगा। मापेगा मीटर है तभी, माँ से मीटर और माँ से मापता है। स्टेट जैसे लग गया नियंत्रित, रोक देता है। ठीक है। 57, ओह इधर आइए, 57 की बात करते हैं। तो 57 में क्या है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है, बताइएगा। छोटे से छिद्र से जब प्रकाश जाएगी तो बाहर की ओर फैल जाती है, ठीक है, पार करती है तब। तो क्या कारण होता है? यह कारण बहुत बड़ी बात है, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, विवर्तन होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो साइंस का नहीं देखें 2 बजे का तो देख लीजिएगा, बहुत पुराना वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी है मॉक टेस्ट ऑनलाइन दोनों है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्पेशली एसएससी में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 58 की अगर बात करें, ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस के माध्यम से जो ध्वनि संचरण होती है उस प्रक्रिया को कहते क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसका ऑप्शन का जवाब है आपके सामने, जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, प्रवाह तत्व कहते हैं, याद रखिएगा। कंडक्शन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है COND, कंडक्शन, CTION, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 59 की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है कौन सा, बताइएगा। ठीक है, कौन सा है बताएंगे। तो अनुचुंबकीय कहने का मतलब है कि वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय
हो जाते हैं, मामूली, याद रखिएगा। जिसमें आपको इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे एल्युमिनियम वो होता है, याद रखिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? ऐसे बहुत सारे हैं। एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, याद रखिएगा, सोडियम हो गया, यहाँ तक कि प्लेटिनियम भी आपका, याद रखिएगा, प्लेटिनियम भी होता है अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन भी आपका अनुचुंबकीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। चलिएगा, गार्ड पार्टिकल। ठीक है, गार्ड पार्टिकल या गॉड पार्टिकल बोला जाता है, याद रखिएगा। गार्ड पार्टिकल भी या गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, हिग्स बोसॉन होगा, याद रखिएगा। बोसॉन होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? हिग्स बोसॉन होगा, याद रखिएगा। चलेंगे 61 की अगर बात करें तो रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय अगर आपसे पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, हेनरी हार्ट्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो रेडियो तरंगों की खोज करने वाले हेनरिक हैं, याद रखिएगा। हार्टिस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलेगा 62 की अगर बात करें, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, ये बताइएगा। इस ऑप्शन का जवाब देंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो हमें लगता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बताइएगा, डी होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि देखिए ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, याद रखिएगा। मरकेप्टन होता है, मरकेप्टन नाम है इसका, ठीक है, मरकेप्टन। तो ये तीनों होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। घरेलू गैस एलपीजी है ना। चलेगा आगे चले। चलिए 63 की अगर बात करें तो याद रखिएगा 63 में इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। थॉमसन ऐसा नाम है, ठीक है, जे थॉमसन। 64 की अगर बात करें, रेत और नेपथलीन नेफ्थलीन बोला जाता है, तोड़ के बोल दीजिए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बताइएगा किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, यह बताइएगा। तो और कुछ नहीं, जिन्होंने इस ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाए होंगे ऑप्शन नंबर ए वो सही लगाएंगे। उर्व उर्ध उर्ध जो वर्ध पातन के द्वारा होता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं शव, याद रखिएगा, तोड़ दीजिए, सबलीमेशन कहते हैं, याद रखिएगा, सबलीमेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 65 की अगर बात करें तो 65 में किसने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक विमोचन किया है, मतलब लिखे हैं? बताइएगा शाइनिंग शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, बताइएगा किसने लिखा है? तो और कोई नहीं, वो लिखने वाले ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं वो सही लगाएंगे, राजनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 66वां प्रश्न है। 66वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ये बताइएगा। तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, गामा किरण। ठीक है, 66 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण है? मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण है, ये बताइएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए 67 का, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, कैल्शियम साइनामाइड होता है, याद रखिएगा। क्या बोलिएगा? कैल्शियम साइनामाइड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड का अगर फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे तो क्या बताइएगा? सी ए बोल दीजिएगा, ब्रैकेट में सी एन लिख दीजिएगा, अब उसके ब्रैकेट को घेर कर 2 लिख दीजिएगा नीचे, याद रखिएगा, यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारा होता है। आगे चलेंगे 68 की अगर बात करें, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा कथन सत्य है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करेंगे
तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाए इनमें से सभी वो सही लगाए। सोना सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट का निर्माण करने में, उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कथन सत्य है नाइट्रेट ऑक्साइड में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, किसमें अनुपस्थित होते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है। 69 की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हमारे कीरोसिन केरोसिन बोला जाता है में होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलेंगे 70 क्वेश्चन की अगर बात करें, मतलब 70 प्रश्न की बात करें तो पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ऑक्टेन संख्या अगर बात हो मेरे दोस्त, तो इसमें क्या होगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो याद रखिएगा। तो टेट्राइथाइल याद रखिएगा, टेट्राइथाइल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे, पंचायत से क्वेश्चन बनता है। देखिए आ गया 71, साइंस का खत्म हो गया। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है। तो पंचायती की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो हमारा पंचायत जो है त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता की कृपा से है, तो याद रखिएगा इसमें तीनों होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 72 की अगर बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। भारत के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, ये बताइएगा। तो और कुछ नहीं है, इसका बहुत ही सटीक है, क्या है ये बताइएगा। तो और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, मतलब आर्थिक रूप से भी बचाना है और सामाजिक रूप से, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है, याद रखिएगा। राज्य नीति निर्देशक का अगर आर्टिकल पूछे तो 36 से 51 याद रखिएगा, याद रखेंगे। अगर आप भाग पूछे तो 4 याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते कि ये जो राज्य नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पॉलिटिकल का वन लाइनर देख लीजिए, या आप मुख्य टेस्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 73 की अगर बात करें, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा, बताइएगा। यदि किसी वस्तु की मात्रा में बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसके हिसाब से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है नहीं होगा, याद रखिएगा। द्रव्यमान, भार, आयतन हो जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं होगा, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा 74 की अगर बात करें, थोड़ी सी अगर धुंधला है तो बताइएगा, अगले वीडियो में बेस्ट होएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक जो है परिभाषित किया गया है। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कंटेंट भी सुधरता जाएगा। बस आप मुझ पे भरोसा करके पढ़ाई करिए और मुझ पे भरोसा करके देखिए, आपका टेस्ट में नंबर नहीं बढ़े तो मेरा नाम नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र नहीं कहिएगा। चलिएगा, बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है, ये बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखिएगा, जैसे ही धन विधेयक की बात हो, अनुच्छेद 110 होगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 110 होगा, याद रखिएगा। चलेंगे 75 की अगर बात करें, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितनी होगी। तो जब भी होगी मेरे दोस्त, तो 12 महीने का होता है, 6-6 महीने को काट दीजिए। तो क्या लगता है, ये सही मैंने बताया, एकदम मैंने सही तरीका बताया है। हमेशा 6 महीने होंगे, याद रखिएगा। 2 सत्र के बीच में अंतराल कितने होंगे, साल में 2 बार होंगे, तो कितने होंगे, साल में 12 महीने, तो 6-6 महीने में होंगे, याद रखिएगा। चलिएगा 76 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, ये बताइएगा। और किसे नहीं, ऑप्शन नंबर ए, वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। चलेंगे 77 की अगर बात करें, तो संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है,
बताइएगा संविधान के किस सूची के अनुसार, मतलब सूची कहने का मतलब अनुसूची, सूची हो या अनुसूची हो एक ही है, कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची के तहत ये बताइएगा। तो और कोई नहीं, 7वें अनुसूची के तहत लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 78 की अगर बात करते हैं तो देखिए 104वां संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जुड़ा है। तो देखिए 104वां संविधान संशोधन 2023, ठीक है, याद रखिएगा, है संबंधित है, याद रखिएगा। जो कि अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या है ना, सीटों का आरक्षित के बारे में चर्चा हुआ था, ठीक है, 2023 में। तो इसके लिए परिवर्तन मतलब करना था, बढ़ाना था, कम करना था, ऐसा मामला था, ठीक है। तो उसमें से देखिए दोनों आता है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ए और बी दोनों सही होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये मामला हुआ था कि आरक्षण देने के लिए बढ़ाया जाए, आरक्षण दिया जाए, आरक्षित किया जाए इन लोगों को, याद रखिएगा। तो ऐसे चर्चे हुए थे, याद रखिएगा, संशोधन किया था। आगे चलेंगे 79, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना, बताइएगा। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आपसे पूछते तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, 2010 में हुआ था, क्योंकि शिक्षा अधिकार 2010 के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा अधिकार 2010। ऐसे जोड़ने की अगर बात करें, ठीक है, जोड़ने की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये हुआ था, याद रखिएगा, जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में। ठीक है, निःशुल्क की बात हो तो 2010। देखिए शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना, तो 2010 में बना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी लगाए वो सही लगा, 2010 में। याद रखिएगा पूरे 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को पूरे मतलब कई भारत में लागू हो गया था। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यह ध्यान रखना है। यह अधिनियम किसके तहत आया था, याद रखिएगा, अधिनियम अलग है, लागू होना अलग बात है। 10 में तो लागू हो गया था, लेकिन अधिनियम अगर आपसे पूछे तो शिक्षा अधिकार 2009 के तहत बताइएगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और आर्टिकल आपसे पूछे तो 21A के तहत जोड़िएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क दिया जाएगा, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन अगर आपसे पूछे तो 86वां संविधान संशोधन 2002 बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा 80 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, वो संशोधन कौन सा है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा वो संशोधन आपको याद रखेंगे कि जिन्होंने इसमें 1 लगाया वो गलत, बी लगाए वो गलत, डी लगाए वो गलत, जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 24वां संविधान संशोधन वो सही लगाएंगे। 24वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, इसी के तहत आप याद रखिएगा किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 81 क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1951 से 1956 तक था, ये तो आप जानते हैं 5 साल का होता है। और ये मॉडल पूछ रहा है, तो मॉडल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड, याद क्या, हेराल्ड डोमन मॉडल बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस पे कृषि पे ज्यादा महत्व दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। ये महान लोविश जो है, या महाल नोविश बोला जाता है, याद रखिएगा। मॉडल जो है याद रखेंगे, ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। बैंक दर का आशय है, मतलब बैंक दर का तात्पर्य है, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। 82 की बात करें तो 82 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहते हैं, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से अगर मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं वन लाइनर, और एक मुख्य टेस्ट भी दिया हूँ इकोनॉमिक्स से, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। वन लाइनर बहुत यूनिक है और शुरुआत ही हुआ है आर्थिक से, उसके बाद बैंक का होगा, बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा, उसी तरह बैंक दर क्या है, ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आप देखते जाएंगे और सब्सक्राइब लाइक करते चलेंगे। आगे चलेंगे 83 का, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की अगर बात करें ना,
तो इस ऑप्शन के हिसाब से न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1977 होगा, याद रखिएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो रोम में बताइएगा। रोम कहाँ है? इटली में है, याद रखिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स क्वेश्चन में 2024 का बजट मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाऊंगा ज़रूर, ये भी जान लीजिए। लेकिन अभी आपको 2023 का ध्यान रखना है। बिहार एसएससी का मैंने देखा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, एक साल पीछे का क्वेश्चन खूब पूछता है, और चाहे 6 महीने का अंतर या 3 महीने का, ज़्यादा नहीं पूछता है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में पहले छापेगा नहीं जी, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी होते हैं, लाभार्थी जो कहते हैं, ठीक है, कौन है बताइएगा। इसका फ़ायदा कौन उठाता है ये पूछ रहा है, ठीक है, बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कारीगर होते हैं। कारीगर कहा जाता है, याद रखिएगा, मजदूर को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन था और अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसी तरह आपको एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 चलेगा, इसी तरह खान सर का वॉल्यूम 2 आने वाला है, इसी तरह आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 लाने वाला हूँ। तो बस आप तैयार रहिए और क्वेश्चन की तैयारी करते रहेंगे। एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, आप चाहें तो उसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म का चल रहा है, और दूसरी बात एनसीईआरटी आप चाहें तो स्टेट के रूप में आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि 9 to 10 का ही चल रहा है बुक का क्वेश्चन, याद रखिएगा। सोशल साइंस का है स्पेशली, क्योंकि वो बिहार एसएससी ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। ऐसे हम बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का एनसीईआरटी चला रहा हूँ, जो कि 9 to 10 का ही क्वेश्चन बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा मेरे दोस्त।